Hello, ladies and gentlemen. I hope you are doing fine in this pandemic situation. In today's video, I'm going to share with you the first chapter of my novel called as Paranormal Investigation. This is a horror story that I'm writing right now. I haven't yet finished that story completely, but I would like to share with you the first chapter. In this video, I'm going to talk in Hindi and Marathi so that everybody will understand. तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो के पीछे दो मकसद है। एक है आपको एंटरटेन करना, आपको कहानी समझाना कि कैसी कहानी है जिससे कि आपको एंटरटेनमेंट मिले, और दूसरा मकसद है टू बूस्ट योर वोकैबुलरी। यानी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपको फैमिलियर हो इसमें से, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये वर्ड्स न्यू है, तो उनको भी उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए और मैंने क्या लिखा है एग्जैक्टली कहानी में, कैसे शुरू होती है कहानी, कैसे डिस्क्राइब किया है हर एक सीन को, वो इस वीडियो के ज़रिए समझाना। ये एक इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 1 फर्स्ट पैराग्राफ। द ईयर 1975 लंदन। अब 1975 लंदन, यानी लंदन में 1975 ईयर में, यानी अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये विंटेज एरा है। विंटेज एरा मतलब जब लोग ग्रामोफोन यूज़ करते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स भी काफ़ी पुराने थे जो रोटरी डायल के थे, तो वो जो ज़माना था दैट वाज 1970s और 60s। ये जो सारे ईयर्स थे इसे कहेंगे विंटेज एरा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टार्ट हुआ। सो 1975 लंदन। The exquisiteness of dawn's light had not yet launched to the farmland of old smoke. Exquisiteness मतलब sharpness। तो dawn यानी जो लाइट होता है वो कैसा है, बीम ऑफ लाइट कैसा होता है, बहुत ही शार्प होता है बीम ऑफ लाइट, यानी किरण जिसे कहते हैं ना, पहली किरण यानी dawn's लाइट। तो वो शार्पनेस जो था dawn's लाइट का अब तक आया नहीं था, मतलब लांस्ड नहीं हुआ था। लांस्ड का मतलब है मूविंग फास्टर क्विकली इज कॉल्ड लांस्ड। तो द एक्सक्यूजिटनेस ऑफ dawn's light had not yet launched to the farmland of old smoke। यानी जो शार्पनेस था, जो शार्प लाइट था, वो अब तक इतने क्विकली आया नहीं था। यानी जो समय चल रहा था स्टोरी में वो रात का समय चल रहा था, डॉन के पहले यानी सूर्योदय के पहले का समय चल रहा था। मैंने समय डिफाइन नहीं किया है इसमें, लेकिन मैंने उसको डिस्क्राइब कैसे किया है, रात चल रही थी। तो रैदर दैन सेइंग कि ये 3 AM था या 2 AM था, तो इसके बदले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया कि अभी तक डॉन का लाइट, सूर्योदय अब तक नहीं हुआ था, यानी रात चल रही थी। टू द फार्मलैंड ऑफ ओल्ड स्मोक। ओल्ड स्मोक टू द फार्मलैंड। फार्मलैंड यानी खेती जहाँ पे है, फार्मलैंड है, उसे कहते हैं फार्मलैंड ऑफ ओल्ड स्मोक। ओल्ड स्मोक अब किसे कहेंगे, आगे के सेंटेंस में है। द एंसेस्टर्स डब्ड दिस लैंड ओल्ड स्मोक और द ग्रे स्काइड सिटी। मतलब लंदन को, ये जो सिटी है लंदन, इसे एंसेस्टर्स ओल्ड स्मोक या फिर ग्रे स्काइड सिटी कहते थे। क्यों? owing to the fact that people in early ages used to heat their homes in harsh winters, which caused lot of smoke in the air. तो owing to the fact, with respect to the fact that people in early ages यानी पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अपने घरों को वार्म रखते थे हार्श विंटर्स में, हीट देयर होम्स इन हार्श विंटर्स विच कॉज लॉट ऑफ स्मोक इन देयर। यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में फायर प्लेस होते हैं, यानी जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे हर घर में फायर प्लेस होता है जहाँ पे वो फायर बर्न करते हैं, और इसके वजह से सारे घरों में से काफ़ी धुआं उठ रहा था, और वो इस तरह से जो धुआं उठ रहा था इसकी वजह से उस सिटी का नाम ओल्ड स्मोक, यानी बहुत एंशियंट टाइम से ये प्रथा या फिर ये जो कहते हैं कि ये कस्टम है, ये चलता आ रहा था, और इसके लिए उसे ओल्ड स्मोक कहा गया है, और या फिर उसे द ग्रे स्काइड सिटी भी कहते हैं लंदन को। ये रियल में कहते हैं। द cheerful fire burning in the hearth never smoothed in the night because the residents usually fueled it with copious stock of wood। यानी द cheerful fire। अब आप जब नहाते हो तो आप कह सकते हैं कि आई हैड अ हॉट वाटर बाथ, और आई हैड अ कोल्ड वाटर बाथ, और आई हैड अ वार्म वाटर बाथ। लेकिन फायर के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया, जो विशेषण है, कि विशेषण यानी एडजेक्टिव, जैसे कि सुंदर फूल, तो फूल ये नाम हो गया और उसको डिस्क्राइब कर रहा है सुंदर फूल, तो सुंदर यानी इट इज़ अ विशेषण, इट्स एन एडजेक्टिव। तो द cheerful फायर। अब जैसे कि हॉट वाटर बाथ या फिर कोल्ड वाटर बाथ हम कहते हैं, तो फायर ये तो ऑलरेडी हॉट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हॉट फायर बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी हॉट,
तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो हॉट ही होने वाली फायर। तो फिर ऐसे में फायर के लिए कौन सा एडजेक्टिव सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है? ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे अगर लिखना है तो आप क्या करोगे? फायर का मूड बताओगे कि फायर के तरफ देखने के बाद उस फायर का मूड कैसा है, क्योंकि फायर ब्राइट भी होती है, लेकिन वो भी अंडरस्टूड है कि ऑफकोर्स फायर ब्राइट होती है, लेकिन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर मूड का इस्तेमाल किया जाता है कि फायर का मूड क्या है। इज़ इट बहुत ही शांत है फायर, या बहुत ही एक ऐसे उस फायर में कुछ ऐसा है कि जो जैसे कि होली की फायर है, अगर आप भगवान के पास दिया जलाते हो तो वो शांत दिया है, इट्स स्टेबल, इट्स जस्ट कैंडल लाइट भी एक स्टेबल लाइट होती है, स्टेबल फ्लेम होती है, वो ज़्यादा हार्श नहीं होती। लेकिन जब आप होली के रात को जब फायर जलाते हो, जो होली जलाते हो, तो उसकी फायर कैसी रहती है? बहुत ही एक प्लेफुल अंदाज रहता है, एक फायर, एक बहुत ही एक्टिव फायर रहती है। तो उसको क्या कहेंगे? वो मूड कैसा है? तो इट्स अ चेयरफुल फायर, इट्स हैप्पी, इट्स जॉयस, इट साउंड्स लाइक इट्स अ चेयरफुल फायर। तो ये फायर का मूड बताया है कि इट्स अ चेयरफुल फायर, बहुत ही चेयरफुल है, इंस्पायरिंग है, तो ऐसी फायर है। बर्निंग इन द हर्थ, हर्थ मतलब क्या? स्मोक स्टैक्स के नीचे, यानी जो फायर प्लेस है, फायर प्लेस में जो बेस होता है जहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं, उसे कहते हैं हर्थ, HERTH, हर्थ। नेवर स्मूदड इन द नाइट, यानी जो आग है वो फायर कभी एक्सटिंग्विश नहीं हुई। स्मूदड इन मीन्स एक्सटिंग्विश्ड, वो एक्सटिंग्विश नहीं हुई थी इन द नाइट बिकॉज द रेसिडेंट्स यूजुअली फ्यूएल्ड इट विथ कोपियस स्टॉक ऑफ वुड। क्यों नहीं एक्सटिंग्विश हुई, क्यों नहीं बुझी वो फायर? बिकॉज द रेसिडेंट्स, यानी जो भी लोग थे सारे घरों में जो भी रह रहे थे, वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे, वो यूजुअली फ्यूएल्ड इट मीन्स, जब आप कहते हैं आई फ्यूएल्ड माई कार, मतलब क्या? आपने कार में पेट्रोल डाला, आई फ्यूएल्ड माई कार। तो यहाँ पे आग का पेट्रोल क्या हुआ? लकड़ियाँ। तो दे फ्यूएल्ड इट विथ कोपियस स्टॉक ऑफ वुड। तो स्टॉक ऑफ वुड मीन्स काफ़ी सारा वुड, उन्होंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ डाली थी। कोपियस मीन्स क्या? प्लेंटीफुल, इनफ, यानी जितना पूरी रात फायर को जलाने के लिए जितनी भी लकड़ियाँ काफ़ी थी, उतनी उन्होंने डाल रखी थी। दिस फायर सिंस द एंशिएंट टाइम अपीयर्ड एवरी नाइट। ये जो फायर है, दिस फायर अपीयर्ड सिंस द एंशिएंट टाइम, यानी बहुत एंशिएंट टाइम से इस तरह से हर रात ये फायर सबके घरों में दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रहे थे? ब्लेजिंग यानी यू से सन ब्लेज्ड इन द स्काई, सन इज ब्लेजिंग इन द स्काई, मतलब चमक रही थी, ब्लेज हो रही थी। क्योंकि ब्लेज मतलब शाइन, लेकिन आपको अगर शाइन को और एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाना है तो आप कहेंगे ब्लेज। तो रात में फायर ब्लेज होती है, क्योंकि ब्लेजिंग फायर, क्योंकि रात में आप अगर दिन में अगर आग जलाओगे तो आपके आँखों के लिए इतना वो हार्श नहीं होगा, उसका वो जो शाइनिंग है वो भी इतनी हार्श नहीं होगी। लेकिन ब्लेज मतलब अगर आप रात में अगर फायर जलाओगे तो वो आपके आँखों के लिए काफ़ी, उसका शाइन जो है आपको वो दिखाई देगा। सो इट्स ब्लेजिंग फायर यानी शाइनिंग फायर। फॉर्मिंग रैंडम फॉर्म्स, कैसी है फायर, कैसे फॉर्म्स है उसके? रैंडम फॉर्म से, कोई एक फॉर्म में तो आग नहीं जलती। इन इट्स एनाटॉमी, उसकी एक एनाटॉमी है, अपनी खुद की एक एनाटॉमी। जैसे हम कहते हैं एनाटॉमी मतलब हमारी जो बॉडी है वो भी एनाटॉमी है, हमारा शरीर, तो हम कहते हैं दिस इज अवर एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी। तो वैसे ही फायर की एनाटॉमी है। Forming random form in its anatomy like a flaring and dancing demon from its base to the flashing tines, यानी उस एनाटॉमी में वो फायर जल रही थी, उसके एनाटॉमी में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये फ्लेयरिंग मतलब चमकदार, चमकने वाला, फ्लेयर करने वाला, ग्लो करने वाला एक डांसिंग डीमन है। यानी डीमन मतलब दैत्य। जब अब अगर आपको अगर ग्रीक माइथोलॉजी पता हो तो ग्रीक माइथोलॉजी में फायर डीमन आता है, कि जिसके जो हमारे यहाँ पे इंडिया में अग्निदेव बोलते हैं, लेकिन ग्रीक में फायर डीमन होता है। तो ये ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि एक डीमन है जिसके अंदर पूरे शरीर में फायर है, वो फायर डीमन है और वो डांस कर रहा है। इट्स लाइक अ डांसिंग डीमन फ्रॉम इट्स बेस टू द फ्लैशिंग टाइन्स। टाइन्स किसको बोलते हैं? कि जो नुकीला हिस्सा होता है फायर का, उसको कहते हैं टाइन। जब आप कैंडल जलाते हो तो ऊपर जो नुकीला भाग रहता है उस फ्लेम का, उसे कहते हैं टाइन, यानी पॉइंटेड समथिंग पॉइंटेड इज कॉल्ड टाइन। टाइन मीन्स पॉइंट, फ्लैशिंग टाइन्स। तो ये फ्लैश हो रहे हैं टाइन्स, यानी वो एक जगह पे नहीं रुक रहे, वो आ रहे जा रहे, फ्लैश हो रहे। तो क्योंकि आग जल रही है तो ये जो टाइन्स है वो अपीयर हो रहे हैं, रैंडमली अपीयर हो रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग है। तो ये फायर प्लेस का पूरा डिस्क्रिप्शन चल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में।
A smudge of smoke clouded over and the bricks were scorched by the heat. A smudge of smoke. स्मज यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया गया है, यानी कि वो एक ब्लरी इफेक्ट दे रहा है स्मोक, क्योंकि स्मोक के आर पार आपको कैसे दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, तो वो आप कहेंगे अ स्मज ऑफ स्मोक क्लाउडेड ओवर। क्लाउडेड का मतलब है उसका एक क्लाउड बनना। अ स्मज ऑफ स्मोक क्लाउडेड ओवर एंड ब्रिक्स वर स्क्रॉच्ड बाय द हीट। यानी ब्रिक्स कैसे हो गए, बर्न हो गए, लेकिन पूरे तरह से बर्न है, वो स्क्रॉच बोलते हैं उससे, कि जब आप कहते हैं कि इफेक्ट हो रहा है हीट का, वो जल रहे हैं, उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, तो आप कहेंगे स्क्रॉच्ड बाय द हीट। It seemed as if the frolicsome flames ingurgitated the firewood to keep their victory over the snow and the winds. It seemed as if the frolicsome means playful, lively. बिकॉज हमने पहले ही चेयरफुल फायर का चेयरफुल ये जो वर्ड है ये फायर के लिए यूज़ किया है, चेयरफुल फायर बर्निंग इन द हर्थ। तो प्लेफुल यानी ही चेयरफुल। तो इंग्लिश में या फिर राइटिंग में होता क्या है कि अगर एक ही वर्ड बार बार यूज़ करना है तो उसी का दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है, सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड, ताकि राइटिंग में वेरिएशंस रहे। तो ये रिकमेंडेशन है, काफ़ी सारे ऑथर्स इस तरह से यूज़ करते हैं, जो ब्रिटिश और अमेरिकन ऑथर्स है, अगर इस तरह से वर्ड यूज़ करना है तो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर राइटर्स टू keep this kind of variation by replacing the word that has a meaning similar to the previous one। अगर वही रिपीट करना है वर्ड तो आपको थोड़ा सा उसमें से चेंज करना पड़ेगा, जिससे अर्थ वही रह गया, लेकिन राइटिंग में थोड़ा वेरिएशन दिखना चाहिए, इसलिए हम उसी का सिनोनिम लेते हैं वहाँ पे। तो फ्रॉलिक्सम का मतलब है लाइवली, प्लेफुल। इट सीम्ड एज इफ द फ्रॉलिक्सम फ्लेम्स इनगर्गिटेटेड यानी क्या, हंग्रीली सॉलो करना, यानी आपको जब बहुत भूख लगी और आप बहुत बिना चबाई आप बस निगले जा रहे हो, निगलना जिसे कहते हैं उसे कहते हैं इनगर्गिटेटेड द फायरवुड। यानी फायरवुड यानी जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही है फायर को जलाने के लिए, उससे कहेंगे फायरवुड। टू कीप देयर विक्ट्री ओवर द स्नो एंड द विंड्स। क्यों आग इस तरह से, फ्लेम्स क्यों उसको निगल रही है, वुड्स को क्यों निगल रही है? टू कीप देयर विक्ट्री ओवर द स्नो एंड द विंड। यहाँ पे अब मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि स्नो बाहर चल रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, विंड्स भी काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही है और अंदर फायर भी जल रही है। तो अब ये कंपटीशन बन रहा है कि स्नोफॉल और विंड्स दोनों के बावजूद ये फ्लेम्स अपने आप को, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी स्नो, विंड्स और फायर, ये तीनों के प्रॉपर्टीज अलग है। स्नो एंड विंड्स एक हो सकते हैं और फायर उसके विरुद्ध है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हवाएं जो चल रही है, जो स्नोफॉल हो रहा है, वो चाहता है कि ठंडी बनी रहे, और आग जो कह रही है वो कह रही है कि नहीं, यहाँ पे तो गर्मी बनी रहेगी। तो ये बैटल हो रहा है दोनों के बीच, और इसके लिए स्नोफॉल होने के बावजूद, ठंडी हवाएं जोर जोर से चलने के बावजूद भी फायर बुझ नहीं रही, क्योंकि उसने काफ़ी सारी काफ़ी सारी लकड़ियाँ वो सॉलो कर रही है, एज इफ वो इनग्रिगेटेट कर रही है उसे, एज इफ उसने वो सॉलो की है टू कीप देयर विक्ट्री। यानी वो जो फ्लेम्स है उन्होंने क्या किया है, अपनी विक्ट्री यानी अपनी जीत को कायम रखने के लिए, किसके ऊपर कायम रखे, किसके साथ कंपटीशन हो रही है, बाहर स्नो और विंड चल रहा है और यहाँ पे फायर है, तो इनके बीच कंपटीशन चल रहा है। यानी इट इज़ नॉट लाइक प्रैक्टिकली, लेकिन एज्यूमिंग कि ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ऐसी कंपटीशन बनी है और फायर और स्नो के बीच में ये कंपटीशन बनी है। तो आप इस तरह से इमेजिनेशन आपका वहाँ पे डाल सकते हो। द लॉग्स एंड स्प्लिंटर्स क्रेपिटेटेड एंड इमिटेड स्पार्क्स ऑफ फायर, दोज barely fled outside the mantle। द लॉग्स मतलब क्या, जो लकड़ियाँ हैं, जो लकड़ियों के पीसेस है, उसे जो बड़े पीसेस होते हैं उसे कहते हैं लॉग्स, और स्प्लिंटर्स यानी छोटी, स्मॉल पार्ट्स, स्प्लिंटर्स। द लॉग्स एंड स्प्लिंटर्स क्रेपिटेटेड मतलब जब लकड़ियाँ जब जलती है तो उसका जो साउंड आता है उसे कहते हैं क्रेपिटेटिंग। द वुड्स आर क्रेपिटेटिंग मीन्स लकड़ियाँ वो साउंड क्रिएट कर रही है, क्रेपिटेट कर रही है। एंड इमिटेड स्पार्क्स ऑफ फायर, वहाँ से क्या हो रहा है, फायर के जो स्पार्क्स है वो निकल रहे। दोज barely fled outside the mantle किसे कहते हैं, जो आउटर हिस्सा रहता है, जो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो आउटर हिस्सा है फायर प्लेस का, उसे कहते हैं मैंटल। तो barely fled यानी कि क्या हो रहा है कि जब आग जल रही है तो जो स्पार्क्स है वो ज़्यादातर अंदर ही दिखाई दे रहे हैं, बाहर बहुत ही
बहुत ही जिसे मराठी में कहते हैं ना क्वचित, मतलब बेरली, तो मराठी में कहते हैं की क्वचितच ते फायरचे स्पार्क्स ते दिसत होते बाहेर येताना. दॅट इज कॉल्ड बेअरली फ्लेअर्ड आउटसाइड द मॅन्टल. स्मोक स्टॅक्स रिमेन बिफोल्ड. स्मोक स्टैक्स मीन्स चिमनी, यानी फैक्ट्रीज के ऊपर भी आप देखते हो कि स्मोक जाने के लिए जो स्मोक स्टैक होता है उसे कहते हैं चिमनी. हिंदी में आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी उसे चिमनी ही कहते हैं. अगर हिंदी में चिमनी कहते हैं तो फिर इंग्लिश में भी उसे चिमनी ही कहते हैं, या फिर सेकेंड वर्ड है स्मोक स्टैक. क्योंकि चिमनी मुझे कुछ डिफरेंट यूज़ करना था तो मैंने स्मोक स्टैक यूज़ किया यहाँ पे. स्मोक स्टैक्स रिमेन बिफोल्ड. अब ये जो स्मोक स्टैक्स था ये कैसा था? बिफोल्ड, यानी कि पोल्यूटेड था, यानी कि धुआं उठने की वजह से काफ़ी पोल्यूशन हुआ था उसके अंदर, वो पोल्यूटेड था वो. फ्रैगमेंट्स ऑफ कार्बन इनग्रेन्ड इन चेम्बर्स ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स. स्मोक स्टैक का जो अंदर का जो हिस्सा है उसे चेम्बर उसे कहते हैं चेम्बर. चेम्बर के काफ़ी सारे, ये जो वर्ड है ये काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है अलग अलग मीनिंग्स के साथ, लेकिन जो भी यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इसका मतलब है कि ये चेम्बर, जो स्मोक स्टैक्स का अंदर का हिस्सा है उसे चेम्बर कहा गया है. फ्रैगमेंट्स ऑफ कार्बन, यानी फ्रैगमेंट्स यानी क्या? पार्टिकल्स ऑफ कार्बन. स्मोक की प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी क्या है स्मोक की? स्मोक अगर जलता है तो स्मोक मतलब क्या? फायर जलती है, स्मोक उठता है, तो स्मोक का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? इट्स अ कार्बन. दोज आर कार्बन पार्टिकल्स. तो फ्रैगमेंट्स यानी पार्टिकल छोटे होते हैं, लेकिन फ्रैगमेंट्स यानी बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल जिसे होता है वो उसे कहते हैं फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स ऑफ कार्बन इनग्रेन्ड. इनग्रेन्ड यानी मराठी में कहते हैं एक जीव होने, इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से चिपके रहना कि जैसे कि वो उसका पार्ट बन गया है, वो इनग्रेन्ड हो गया है उसके अंदर. इनग्रेन्ड इन चेम्बर्स ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स, यानी महीनों और सालों में वो इस तरह से इनग्रेन्ड हुए थे. ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स यानी कई महीनों और सालों में वो इस तरह से इनग्रेन्ड हुए थे. द इनहेबिटेंट्स मतलब रेसिडेंट्स, रहीवासी. The inhabitants never cleansed the chambers as they knew that the time-consuming task would make them feel tired and lethargic. तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही टायर्ड एंड लेथार्जिक करने वाला काम है, मतलब काफ़ी उनको टायर्ड और एनर्जीलेस, लेथार्जिक मतलब एनर्जीलेस, तो उन्होंने इसलिए वो क्लीन नहीं किए थे चेम्बर्स, क्योंकि उनको लगा कि ये जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वो उनको वो टायर्ड भी करेगा और लेथार्जिक यानी एनर्जीलेस, तो उसको थकान भी महसूस होगी और एनर्जी भी जाएगी. तो ये जो टास्क है वो बहुत ही उनके लिए ज़्यादा था, काफ़ी टायरसम था, इसलिए उन्होंने नहीं किए थे. किसी ने भी वहाँ पे स्मोक स्टैक्स को क्लीन ही नहीं किया था. दीज टेंटेड स्मोक स्टैक्स, इसकी वजह से क्या हुआ कि टेंटेड यानी कि उसका जो कलर था वो तो बदल गया, वो टेंट हो गया. कैसे टेंट हुआ? वो तो डार्क मतलब पार्टिकल पूरा कलर चेंज हो गया था, ब्लैक हो गए थे. तो these tented smokestacks held for long a woody charcoal smell. यहाँ पे tented का मतलब है polluted, befold, लेकिन क्योंकि befold पहले ही यूज़ किया है इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से tented यूज़ किया. तो tented मतलब एक टिंट आना, पोल्यूशन की वजह से एक कलर चेंज होना. तो tented smokestacks held for long. क्या held कर रहे थे? held मतलब उसमें क्या था उस smokestacks में? held for long यानी काफ़ी लंबे समय से उस smokestacks में क्या था? वुडी यानी लकड़ी जैसा स्मेल, चारकोल स्मेल, लकड़ी जैसा मतलब वुडी चारकोल यानी मिक्सचर था. चारकोल का भी स्मेल था, यानी कोयले का जो स्मेल होता है जलने के बाद वैसे भी स्मेल था, और वुड का भी थोड़ा सा स्मेल था. लकड़ी का स्मेल और चारकोल का स्मेल दोनों मिक्स्ड था, इसलिए मैंने कहा है कि वुडी चारकोल स्मेल. तो थोड़ा वुडी था वो चारकोल स्मेल, तो वुड से इफेक्टेड था. तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ माई नॉवल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक हॉरर स्टोरी है. अगले वीडियो में हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे. इस पूरा एक चैप्टर एक पैराग्राफ करके हम एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल सी कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है. तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन, और ऐसे राइटिंग में भी इस तरह के डिस्क्रिप्शंस बहुत काम आते हैं. तो आई होप कि आपने काफ़ी सारी वोकैबलरी भी सीखी है. तो ऐसे ही हमारे साथ बनी रहिए. स्टे विद अस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.